हेलो फ्रेंड्स। तो अपने चौथे लेक्चर गवर्नर और गवर्नर जनरल और वायसराय की तरफ बढ़ते हैं। एक्चुअली देखिए, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो इसमें मैं अब ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं फटाफट रिवाइज़ कराते जाऊँगा ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन तो है नहीं, ये बिगनर्स के लिए नहीं है उतना। ये जो एक बार पढ़ चुका है एनसीईआरटी वगैरह या कुछ भी बैक स्टोरी जानता है उसके लिए ये वीडियोज़ है, तो ताकि वो फटाफट एक रिवाइज़ कर ले। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि रिवीजन कराऊँगा। ज़्यादा एक्सप्लेन करने पे थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा है, तो मैं इसको शॉर्ट एंड क्रिस्प रख के जल्दी जल्दी इसको बस रिवाइज़ कराने की कोशिश करूँगा, ताकि एक एक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आप लोग एक नज़र मार लें एग्ज़ाम से पहले, बीपीएससी और यूपीपीसीएस के पहले। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं था। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था विलियम बेंटिक बना था, जो कि चार्टर एक्ट 1833 के थ्रू। लेकिन गवर्नर ऑफ बंगाल अगर होता तो रॉबर्ट क्लाइव हो सकता था कि गवर्नर ऑफ बंगाल था पहले, लेकिन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहले वो थे, वारेन हेस्टिंग बनाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वही सवाल है विलियम बेंटिक वाला। फिर फर्स्ट गवर्नर जनरल तो वहीं विलियम बेंटिक। अब देखिए, ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद कब हुआ था, 12 अगस्त 1765 को, और बैटल ऑफ बक्सर 22 अक्टूबर 1764 को। क्लाइव्स का री अराइवल इंडिया में कब हुआ था, 3 मई 1765 को, और उसके बाद ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद यहीं करवाया था। और फिर वारेन हेस्टिंग इंडियन गवर्नर कब बना था इंडिया का, मतलब यहीं बंगाल का, तो 1772 में वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर बन गया था, और 1774 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था वारेन हेस्टिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा नहीं सही है। तो विलियम बेंटिक वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्रिटिश रूलर एज ही कंसोलिडेटेड द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। तो विलियम बेंटिक नहीं था, ये गलत है। जो कंसोलिडेशन किए थे ये इनके पहले जो लोग थे, जैसे कि क्लाइव थे। क्लाइव को कह सकते हैं कि ये सिविलियन और मिलिट्री रिफॉर्म लेके आया था। इसने गिफ्ट वगैरह, जो प्राइवेट गिफ्ट मिलता था लोगों को, ब्राइब्स, करप्शन, तो ये कम रोक लगाया था उस पर। और मिलिट्री रिफॉर्म भी किया था कि सोल्जर को जो फालतू का पैसा मिल रहा है वो नहीं मिलेगा, डुअल अलाउंस नहीं मिलेगा। जो बाहर वर्क कर रहा है घर से, सिर्फ उसी को मिलेगा। जो बॉर्डर बिहार और बंगाल से बाहर काम कर रहा है, सिर्फ उसी को डबल अलाउंस मिलेगा। तो उसके बाद वारेन हेस्टिंग जो था उसने कुछ नियम बदला। फिर कॉर्नवालिस और डलहौजी और वेलेस्ली, ये मेनली एक्सपेंशन किए थे सब ब्रिटिश एम्पायर का। डलहौजी अपने डॉक्ट्रिन लैब्स के थ्रू, और वेलेस्ली किया था सब्सिडरी अलायंस के थ्रू, और थोड़ा और क्लाइव जो स्टार्टिंग में ये बंगाल वगैरह लिया था। तो विलियम बेंटिक, ये स्टेटमेंट गलत है। डलहौजी एडेड रिच लेमीस्टोन टू द ब्रिटिश एम्पायर। हाँ, तो ये देखिए वही स्टेटमेंट, क्लाइव रिफॉर्मिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी इन सिविल एंड मिलिट्री सर्विस, यही बात है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज फॉर्मली लेड डाउन बाई वारेन हेस्टिंग। हाँ, वारेन हेस्टिंग ने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को इस्टेब्लिश किया था, लेकिन उस पर सुपर स्ट्रक्चर, मतलब उसको और अच्छे से पॉलिश करके ये कॉर्नवालिस लेके आया था। उसमें पुलिस सिस्टम, जुडिशरी सिस्टम, सबको अच्छे से सेग्रीगेट करके कॉर्नवालिस कोड बनाया था अपना, कॉर्नवालिस। तो ये स्टेटमेंट सही है। अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। फाउंडर ऑफ एम्पायर पूछ रहा है, तो वहीं क्लाइव जो सबसे पहले था, रॉबर्ट क्लाइव। अगले सवाल पे चलते हैं। तो बनारस रेबिलियन जो था ये राजा चैत सिंह के द्वारा 1781 में किया गया था। इसमें कहा जाता है वारेन हेस्टिंग जो थे वो भाग खड़े हुए थे अपने सोल्जर्स के साथ, चुनार फोर्ट में जाके रिफ्यूजी लिए थे। तो ये राजा चैत सिंह थे जो बनारस रेबिलियन किए थे। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता, तो ये 15 जनवरी 1784 को कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी बना था। पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल, सिक्योरिटी सेल क्या है, वारेन हेस्टिंग का सिक्योरिटी सेल है। ये वारेन हेस्टिंग मतलब इससे रिलेटेड है। देखिए, इंग्लैंड जो था वो मेनली किस तरह से राज किया, 1740 से 1765 तक कंपनी ने क्या किया, स्ट्रगल किया इंडियन प्रोविंसेस के साथ। फिर जब पावर बक्सर्स में आ गया हाथ में, तो फिर सिक्योरिटी सेल और पॉलिसी ऑफ सेज बनाना शुरू किया। मतलब कि धीरे धीरे मद्रास, मैसूर और मराठा, मद्रास, ये सबको धीरे धीरे एनेक्स करना शुरू किया। सबऑर्डिनेट सेपरेशन पॉलिसी, फिर सबको अलग अलग रखा, सबको अलग अलग राज किया 1857 तक। सबऑर्डिनेट यूनियन पॉलिसी, फिर जब विद्रोह हुआ 1858 से, सब एकदम एक यूनियन के अंडर आ गए हैं। 1935 तक एकदम रहे हैं एक साथ। और फिर पॉलिसी ऑफ इक्वल यूनियन, फिर 1935 से 47 तक धीरे धीरे बराबरी, मतलब इंडिया को भी धीरे धीरे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन देना, और इन सब की तरफ मामला इन लोग का बढ़ा। ठीक है, तो पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल जो है ये किससे रिलेटेड है, वारेन हेस्टिंग से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रिंग फेंस पॉलिसी, रिंग फेंस पॉलिसी वहीं पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल है, वारेन हेस्टिंग। एबॉलिश डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल,
तो ये वैरन हेस्टिंग ने डुअल गवर्नमेंट सिस्टम जो हटाया, वैरन हेस्टिंग ने क्या किया, जो क्लाइव ने मोहम्मद रजा खान और सिताब रॉय को डिप्टी गवर्नर बनाया था, तो हेस्टिंग ने हटा के कहा तुम लोग कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम ही लोग अपना सब मैनेज करेंगे। जब रेगुलेटिंग एक्ट आ गया उसके बाद, और 1772 में क्लाइव ने ये डिसीजन लिया कि ड्यूअल गवर्नमेंट नहीं रहना चाहिए, अपना हम लोग संभाल लेंगे। डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन बंगाल, वहीं अपने रॉबर्ट क्लाइव जो थे उन्होंने ही डुअल सिस्टम दीवानी और निजामत लाया था, ताकि लोगों को डायरेक्ट ना लगे कि ये लोग बाहर से आके यहाँ पे राज कर रहे हैं, और सामने इंडियंस को खड़ा कर दिया, पीछे खुद ही राज कर रहे थे, सारा पैसा खुद ले जा रहे थे, इंडियंस को बोला था तुम लोग बाकी चीज़ देख लो। गवर्नर जनरल वॉज प्रोसिक्यूटेड फॉर इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट के लिए वारन हेस्टिंग को 1788 से 95 के बीच में प्रोसिक्यूट किया जा रहा था, लेकिन बाद में वारन हेस्टिंग पर सारे चार्ज हटा दिए गए, क्योंकि वो कहा गया कि वारन हेस्टिंग जो भी किया वो बेनिफिट ऑफ एम्पायर के लिए ही किया। तो वहीं इम्पीचमेंट वाला सवाल, वारन हेस्टिंग रिवॉल्ट, वेल्लोर में रिवॉल्ट हुआ था, तो उस वक्त सर जॉर्ज बार्लो थे वहाँ के गवर्नर थे, गवर्नर जनरल जो थे सर जॉर्ज बार्लो थे 1806 में, तभी वेल्लोर म्यूटनी हुआ था। वहाँ पे सिपाही ने जो था, सिपाहियों ने मतलब मैसूर को आज़ाद घोषित कर दिया था, तो फिर इसको शांत कराया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इस्टेब्लिश जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये कॉर्नवालिस जैसे कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो थे वो वारन हेस्टिंग ने शुरू किया था, लेकिन कॉर्नवालिस उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज किए थे, ठीक है, उसमें पुलिस सिस्टम वगैरह सब लेके आए थे, मतलब कोर्ट में कैसे क्या काम होगा, ये सब कॉर्नवालिस का सिस्टम था। सिस्टम ऑफ सर्किट कोर्ट भी लेके आया था, उसके ऊपर एक सुपीरियर कोर्ट होगा जो कलकत्ता में बैठेगा, ये सब चीज़ें कॉर्नवालिस के द्वारा की गई हैं 1790 में। तो गवर्नर जनरल क्रिएटेड कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज, जैसे जुडिशरी में रिफॉर्म लिए वैसे ही सिविल सर्विसेज भी कॉर्नवालिस लेके आया था, और नया लॉ बनाया। जैसे पहले जो मजिस्ट्रेट हुआ करते थे वो रेवेन्यू और जुडिशियल दोनों चीज़ों में वो करते थे, लेकिन कॉर्नवालिस बोला नहीं, आप बस रेवेन्यू देखिए, जुडिशियल के लिए जुडिशरी हम बनाएंगे। तो ये कॉर्नवालिस कोड के थ्रू कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज लेके आया। पब्लिक सर्विस वाज डन, इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक सर्विस वहीं कॉर्नवालिस के वक्त हुआ था। ऑरा एंड अथॉरिटी ऑफ कंपनी बहादुर, किसको कहा गया जाता था 18वीं शताब्दी में, तो ये दरोगा लोगों को कहा जाता था। तो कॉर्नवालिस ने ही क्या किया था, हर थोड़े थोड़े दूर पे 30 स्क्वायर माइल्स पे इन्होंने क्या किया था, एक पुलिस स्टेशन स्थापित किया था, उसमें एक दरोगा बैठाया था, ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। उसी को द प्राइड ऑफ कंपनी बहादुर कहा जाता था। 1793 में ये कॉर्नवालिस कोड मतलब आया था। टॉम्ब ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस जो है यही बलिया में ही इनका जो टॉम्ब है वो मिल जाएगा। कॉर्नवालिस एक बार 1746-1793 के लिए आए थे, फिर 1805 में एक बार फिर कॉर्नवालिस आए वेलेस्ली के जाने के बाद। लेकिन उस वक्त क्या हुआ, 1805 में ये आपका मतलब उसी वक्त इनका देहांत हो गया, और कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट के लिए जाने जाते हैं। गाजीपुर में ही इनका देहांत हुआ, तो इसलिए वहीं पे इनका टॉम्ब बना दिया गया। नॉट अप्लाई टू सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड वेलेस्ली, तो लॉर्ड वेलेस्ली का इसमें से क्या इंटेंशन नहीं था जो सब्सिडरी अलायंस के, तो सब्सिडरी अलायंस लार्ज स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन करना ही था, इंडिया को नेपोलियन के डेंजर से बचाना था। एस्टैब्लिश ब्रिटिश पैरामाउंट, मतलब ब्रिटिश को सुपीरियर रखना ही था, और फिक्स्ड इनकम ऐसा कुछ नहीं था। ये चीज़ गलत है, बाकी सब सही है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट मराठा सरदार टू एक्सेप्ट सब्सिडरी अलायंस ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली का सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस पेशवा ने ही एक्सेप्ट कर लिया। ये सारा सब्सिडरी अलायंस का वो है नियम है, तो ये आप देख लीजिएगा। निज़ाम ऑफ हैदराबाद जो थे वो सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस में आए थे। पिछले वीडियो में मैंने शायद बोला था कि यूपी था, लेकिन ऐसा नहीं था, यूपी चौथे नंबर पे आया था। सबसे पहले HMT को इसने अपना वो बनाया था सब्सिडरी अलायंस का शिकार। हैदराबाद H और M जो है आपका मैसूर हो गया, T से तंजौर हो गया। ये 3 जगह को सब्सिडरी अलायंस के अंडर लाने के बाद फिर यूपी को, अवध को सब्सिडरी अलायंस के अंतर्गत लेके आया था। और फिर मराठा रूलर 1802 में, और हैदराबाद 1798, तंजौर मैसूर 1799, अवध 1801, भोसले 1803, सिंधिया 1804, और होलकर देखिए सबसे अंतिम में जब थर्ड मराठा वार जो लोग जीत गए, एकदम डिमोलिश ही हो गया, तब उसके बाद होलकर ने ही भी ये सब्सिडरी अलायंस को अपना ही लिया। लॉर्ड हेस्टिंग उस वक्त वायसरॉय थे। ट्रीटी ऑफ वसई जो है ये 31 दिसंबर 1802 में इंग्लिश और पेशवा के बीच में हुआ था पुणे में, जिसमें पेशवा को मतलब वहीं सब्सिडरी अलायंस के अंतर्गत 26 लाख रुपए मिलेगा, कंपनी की तरफ से प्रोटेक्शन मिलेगा, और नहीं 26 लाख रुपए पेशवा देंगे कंपनी को, और इंग्लिश
फोर्स जो रहेगी वो पेशवा के पास रहेगी, ताकि 6,000 इंग्लिश फोर्स उनको सुरक्षा के लिए। तो सब्सिडरी अलायंस फर्स्ट इंडियन रूलर किसने ज्वाइन किया था? तो नवाब ऑफ अवध जो थे फर्स्ट इंडियन रूलर थे जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस ज्वाइन किया था। अरे ये वेलेस्ली वाला सब्सिडरी अलायंस नहीं है। 1765 में जब बक्सर का युद्ध हुआ था तब भी अवध को ये कहा दिया गया कि आपके यहाँ पे हमारा सेना रहेगा, आपको बचाने के लिए आप उसके बदले कुछ पैसा दे दीजिएगा। तो ये अनऑफिशियली सब्सिडरी अलायंस था अवध का। लेकिन जब सब्सिडरी अलायंस आया वेलेस्ली का, तब हैदराबाद के निज़ाम ने, अगर यहाँ पे अवध नहीं होता ऑप्शन में, तब हैदराबाद का निज़ाम सही आंसर होता। ठीक है, तो वेलेस्ली का वाला अलग है, और सबसे पहले अवध जो ज्वाइन किया था 1765 में बक्सर के युद्ध के बाद। तो वहीं सब चीज़ें हैं, हैदराबाद, मैसूर, फिर तंजौर, फिर अवध, फिर पेशवा, फिर भोसले और बरार और सिंधिया, होलकर, जोधपुर, जयपुर, मचेरी, बूंदी, भरतपुर, ये सब। ठीक है, यहाँ पे देखिए हैदराबाद विल बी आंसर इफ़ इट आज फर्स्ट स्टेट टू ज्वाइन वेलेस्ली सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, वेलेस्ली का सब्सिडरी अलायंस। चलिए आगे बढ़ते। सब्सिडरी अलायंस इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो वहीं अपने लॉर्ड वेलेस्ली। देखिए सब्सिडरी अलायंस किसके द्वारा नहीं एक्सेप्ट किया गया? तो इसमें से हैदराबाद, इंदौर, जयपुर सब के सब सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट करने वाले हैं। ये ऑप्शन गलत है। फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर टू एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस, तो इंडियन नेटिव रूलर, तो यहाँ पे यूपी नहीं दिया, और नहीं दिया तो निज़ाम ऑफ हैदराबाद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेलेस्ली का सब्सिडरी अलायंस भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन बाकी निज़ाम है तो निज़ाम को मानिए। अब देखिए हैदराबाद 1798, मैसूर 1799, अवध 1801 और सिंधिया 1804, यही सब्सिडरी अलायंस वाला क्वेश्चन है। वहीं लॉर्ड वेलेस्ली, वहीं निज़ाम ऑफ हैदराबाद वाज द फर्स्ट। सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ। अच्छा, ये मेन एम क्या था ईस्ट इंडिया कंपनी का सब्सिडरी अलायंस बनाने का? सोवरेनिटी ब्रिटिश एम्पायर का इस्टेब्लिश करना था इंडिया में, यही मेन एम था। और नॉट करेक्टली मैच, सब्सिडरी अलायंस 1863 नहीं, वेलेस्ली लेके आया था 1799 के आसपास। बैटल ऑफ बक्सर सही 1764 में हुआ था। मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी 1833, चार्टर एक्ट 1833 में ये मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया गया। और ओपनिंग ऑफ ट्रेड इन इंडिया फॉर ब्रिटिश सिटीजन एंड कंपनीज 1813 में ओपन किया गया। बस चाय और चाइना को छोड़ के बाकी हर जगह ब्रिटिश सिटीजन आके ट्रेड कर सकते थे इंडिया में। एट अ टाइम व्हेन एम्पायर इन यूरोप वर क्रम्बलिंग बिफोर द माइट ऑफ नेपोलियन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल kept the flag high, flying high in India? तो ये जो था ये कॉर्नवालिस नहीं, वेलेस्ली था। वेलेस्ली उस वक्त यहाँ पे गवर्नर जनरल हुआ करता था। डार्केस्ट पीरियड ऑफ द ब्रिटिश इसको कहा गया जाता था, जब नेपोलियन का राइज हुआ था। बहुत भयानक राइज हुआ था नेपोलियन का फ्रांस में, सब डरने लगे थे नेपोलियन से। एंग्लो नेपाल वॉर हुआ था, तो ये लॉर्ड हेस्टिंग के वक्त हुआ था। ट्रीटी ऑफ सुगौली से, जो कि दूसरे एंग्लो नेपाल वॉर जब हुआ, तो ट्रीटी ऑफ सुगौली 1815 में साइन हुआ, 2 दिसंबर 1815 को, जो रेटिफाइड हुआ 4 मार्च 1816 को। तो ये ट्रीटी ऑफ सुगौली जो था, इसके द्वारा एंग्लो नेपाल वॉर ख़त्म हुआ। नहीं, सेम क्वेश्चन, ट्रीटी ऑफ सुगौली नॉट करेक्टली मैच। तो हेक्टर मुनरो बैटल ऑफ बक्सर में ये लड़े थे, मेन थे। और हेस्टिंग्स जो थे एंग्लो नेपाल वॉर में थे। और वेलेस्ली जो थे ये चौथे एंग्लो मैसूर वॉर के वक्त थे, 1799 में जो हुआ था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं थे, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स थे यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर किससे रिलेटेड है? तो वो हेस्टिंग्स से रिलेटेड है, 1817-18। थॉमस मुनरो गवर्नर ऑफ मद्रास कब बने थे गवर्नर ऑफ मद्रास? 1820 से 1827। और इन्हीं को फादर ऑफ रैयतवारी सिस्टम कहा जाता था। जब ये गवर्नर बने मद्रास के, तो अपना इम्प्लीमेंट कर दिए रैयतवारी पूरे मद्रास रीजन में ही। और धीरे धीरे रैयतवारी सबसे फेमस सिस्टम हो गया रेवेन्यू का ब्रिटिश के। मेल एडमिनिस्ट्रेशन विच गवर्नर जनरल हैड टेकन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैसूर स्टेट। अच्छा, कि यहाँ पे बहुत गंदा एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है और मैसूर स्टेट को अपने में मिला लिया, तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे जुलाई 1828 में गवर्नर जनरल बने थे। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के हिसाब से ही वो पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी अपनाए। इतना न्यूट्रल थे ये कि जयपुर में क्या हुआ, ब्रिटिश रेजिडेंट पे अटैक हुआ, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे उसमें कुछ इंटरफेरेंस नहीं किए। सेम चीज़ जोधपुर, बूंदी, कोटा, भोपाल में भी हुआ, लेकिन कुछ नहीं। लेकिन मैसूर, कुर्ग 1834 में, काचर 1832 में और जयंतिया 1835 में, इसको इन्होंने एनेक्स कर लिया था। इसमें इतना ज़्यादा वो हुआ, केओस हुआ। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में कौन था? तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ था? 1792 के आसपास हुआ था। तब लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उस वक्त। ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम से, जो बहुत ह्यूमिलेटिंग था टीपू के लिए,
उससे ख़त्म हुआ था ये वॉर। सप्रेशन ऑफ ठगी, तो स्लीमैन एक है, कैप्टन स्लीमैन, हिंदू और मुस्लिम रिलीजन दोनों में ठग हुआ करते थे। तो ये स्लीमैन क्या किए, बाई 1837 पूरे ऑर्गेनाइज ठगी को ख़त्म कर दिए थे। 1562 ठग को ये पिछले 9 साल में ये पकड़े थे। ठीक है, सप्रेशन ऑफ ठगी वहीं स्लीमैन के द्वारा, कैप्टन स्लीमैन। विलियम बेंटिक, सोशल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस बाय विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ने सोशल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया। अबोलिशन ऑफ सती, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, सप्रेशन ऑफ ठग। अच्छा, ठग तो हुआ था विलियम बेंटिक के वक्त ही, सती भी विलियम बेंटिक के वक्त हुआ था, स्लेवरी भी एबोलिश किया गया था चार्टर एक्ट 1833 में, जो कि विलियम बेंटिक के वक्त ही आया था। तो ये भी सही है। ये डिसेबिलिटी एक्ट 1850 के आसपास आया था, तो ये गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सती सिस्टम वॉज एबॉलिश्ड, सती सिस्टम वॉज एबॉलिश्ड लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती सिस्टम तो उन्हें नहीं किया था ना, लेकिन मराठा इस पहले से ही इसको अबॉलिश करके बैठे हुए थे अपने स्टेट में। ऐसा नहीं था कि सती पूरे इंडिया में लागू था, हर जगह कहीं कहीं था, कहीं कहीं नहीं था, लगभग ख़त्म ही हो रहा था। तो विलियम बेंटिक ने उसको पुनः ही ख़त्म कर दिया, विलियम बेंटिक। ठीक है, सती वाला ही 1829। अब हिल असेंबली प्लान क्या है, तो ये डेवलपमेंट फॉर आदिवासीज़ के लिए है। तो हिल डेवलपमेंट मतलब एसटी का डेवलपमेंट क्लीवलैंड के द्वारा, उसी के लिए हिल असेंबली प्लान बनाया गया। तो उसने क्या किया, पूरे पहाड़िया कम्युनिटी को यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लाने के लिए हेरिडिटरी हिल चीफ, जो कि सरदार कहे जाएंगे, और उनकी असेंबलीज होगी, उसको 2 बार 1 साल में मिलना होगा, और काफ़ी चीज़ें मतलब रिफॉर्म लाया हिल असेंबली प्लान में। ठीक है, और सरदार्स वर इंटरेस्टेड विद ड्यूटी रिपोर्टिंग विद क्राइम लॉ एंड ऑर्डर के लिए सरदार को मतलब जिम्मेदारी दी गई मेंटेन करने के लिए। चलिए, एक्सपोर्ट ऑफ स्लेव्स फ्रॉम बंगाल वर बैंड इन 1789। देखिए 1789 में क्या हुआ, बंगाल से स्लेव मतलब एक्सपोर्ट को बैन कर दिया गया। इसका भी एक लंबा इतिहास रहा है स्लेव्स का, तो ये बैन कर दिया गया। 1811 से 1823 में भी क्या किया गया कि कुछ लॉ बनाए गए स्लेवरी के लिए, लेकिन चार्टर एक्ट 1833 जब आया तो पूरा अबॉलिश कर दिया गया स्लेवरी को। और 1843 में जब लॉर्ड एलन बोरो थे तो इलीगली घोषित कर दिया गया स्लेवरी को, और आईपीसी 1860 में स्लेवरी को एक क्राइम घोषित किया गया। ठीक है, अवध जो था, अवध को मल एडमिनिस्ट्रेशन कह के एक्वायर कर लिया, किसने, ब्रिटिश एम्पायर ने। वाजिद अली शाह को ब्लेम किया गया कि ये बहुत मिस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इनको हटा दिया जाए और अपने में मिला लिया जाए अवध को। तो ये डलहौजी के वक्त ऐसा हुआ था, 1856 में अवध को मिला लिया गया था। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत सतारा, जैतपुर, संबलपुर 1849, सतारा सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का शिकार बना था। भगत 1850, उदयपुर 1852, झांसी की रानी 1854 और नागपुर 1854 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का शिकार बने थे। वहीं सवाल पूछा है यहाँ पे कि भगत कब बना था शिकार डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का, तो 1850 में। सब प्रिंसली स्टेट नहीं एनेक्स किया गया था ब्रिटिश के द्वारा, तो ग्वालियर को नहीं एनेक्स किया गया था, बाकी सिंध, अवध और सतारा तीनों को ब्रिटेन ने अपने में मिला लिया। अब क्या हुआ कि सेम क्वेश्चन, अवध कब, तो 1856 में डॉक्ट्रिन ऑफ मतलब 1856 में ब्रिटिश ने अपने साम्राज्य मिला लिया। वहीं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का क्रोनोलॉजी पूछ रहा है, तो सतारा सबसे पहले होगा, झांसी 1854 है, तो सतारा के बाद भगत के बाद उदयपुर और उदयपुर के बाद झांसी। और देखिए यहाँ पे मैच द कॉलम कर दिया। 1849 में मर्जर ऑफ सतारा नहीं, मर्जर ऑफ पंजाब हुआ था। 1848 में मर्जर ऑफ सतारा हुआ था, तो कौन सा करेक्ट मैच है, तो 1856 वाला, मर्जर ऑफ अवध। मर्जर ऑफ झांसी 1854 में हुआ था, तो ये गलत है। तो आगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी के वक्त हुआ था। वहीं सेम सवाल बार बार जो पूछे जाते हैं, रिमूव द पावर बाय ब्रिटिश ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस, तो अवध को ही मिस गवर्नेंस के लिए अपने में मिला लिया ब्रिटिश ने। वहीं सतारा, संबलपुर 1849 में, झांसी 1854 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का पहला शिकार सतारा हुआ। सेम क्वेश्चन सतारा। लॉर्ड डलहौजी का दूसरा नाम था जेम्स एंड्रू रैमजी था, द अर्ल ऑफ डलहौजी भी इनको कहा जाता था। कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध बाय ब्रिटिश कंप्लीटेड ड्यूरिंग लॉर्ड एलन बैरो 1842 से 43 के बीच में थे। और एक्ट 5 ऑफ 1843 क्या कहता था कि स्लेवरी को क्या करो, वो करो, बंद करो एकदम से, मतलब इलीगल घोषित कर दिया मेन। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, सिंध वॉज कॉन्कर्ड एंड एनेक्स्ड बाई चार्ल्स नेपियर 1842 के आसपास ही सिंध भी कॉन्कर कर लिए 1843 में। ये देखिए 1843 में। हु हैड मर्ज सिक्किम इन इंडिया, तो लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम को मर्ज किया। सिक्किम मतलब पूरा सिक्किम नहीं मर्ज किया, दार्जिलिंग और कुछ हिल एरिया थे
उसको सिक्किम किंग से छीन लिया। वो भी क्यों? क्योंकि सिक्किम किंग ने क्या किया, 2 इंग्लिश डॉक्टर के साथ मिसबिहेव किया था। हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश रेजिडेंट्स अवध एट द टाइम ऑफ इट्स एनेक्सेशन इनटू ब्रिटिश डोमिनियन? तो जेम्स आउटराम थे जो इन्होंने रिपोर्ट बना के दिया था इनको। तो W.H. स्लीमन के जगह पे जेम्स आउटराम को 1854 में रखा गया। तो 1856 में इन्होंने रिपोर्ट दिया कि यहाँ पे बहुत मिस एडमिनिस्ट्रेशन है वाजिद अली शाह के रूल में। तो हेनरी लॉरेंस वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश रेजिडेंट जो कि मारा गया था। हेनरी लॉरेंस 1857 में जब क्रांति हुई तो हेनरी लॉरेंस सबसे पहले मारा गया था। 3 लोग मारे गए थे यहाँ पे, अभी आगे पता चलेगा जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 पढ़ेंगे। द फर्स्ट रेलवे इन इंडिया, तो लॉर्ड डलहौजी, बॉम्बे से थाने ट्रेन चला था 1853 में। ऑब्जेक्टिव ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे इन इंडिया वॉज टू कैरी रॉ मटेरियल फॉर द इंटरनल पार्ट ऑफ द कंट्री टू द पोर्ट एंड कैरी आर्म टू द रिमोट एरिया। मतलब कि मेनली ब्रिटिश ने अपने हिसाब से अपने लिए रेलवे का इस्टेब्लिश कराया ताकि रॉ मटेरियल गाँव से लेके अपने फैक्ट्रीज तक पहुँचा सके, मतलब पोर्ट तक पहुँचाए, पोर्ट से फिर इंग्लैंड के फैक्ट्रियों में जाए और फिर कभी विद्रोह हो गाँव एरिया में तो अपना आर्मी लेके पहुँच जाए। ठीक है। वहीं फर्स्ट रेलवे लाइन, सेम क्वेश्चन, बॉम्बे थाने 1853 में इस्टेब्लिश हुआ। कौन सा कंपनी ने था? तो ग्रेट इंडियन रेलवे पेनिनसुला, जैसे आज साउथ वेस्टर्न रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे होता है, तो वैसे ही उस वक्त ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे था, वही कंपनी था जो उसने ये शुरू किया था बॉम्बे से थाने तक का ट्रेन। लास्ट मेजर एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डफरिन। डफरिन के वक्त ये आखिरी मेजर एक्सटेंशन हुआ था, क्योंकि तब एंग्लो बर्मा वार हुआ था म्यांमार के साथ 1885 में, और 1 जनवरी 1886 को बर्मा को भी इंडिया में एनेक्स कर लिया गया। और इसके जस्ट एक दिन पहले, मतलब कि बॉम्बे में गोकुल दास तेजपाल यूनिवर्सिटी में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। ठीक है। द वायसरॉय ऑफ इंडिया उस वक्त लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, चलिए। PWD किसके वक्त आया था? तो ये 1845 से 1854। PWD सेटअप हुआ था 1854 में लॉर्ड डलहौजी के वक्त, ताकि रेलवे का काम बहुत जल्दी से टेलीग्राम वगैरह का काम हो रहा था उस वक्त, तो इसलिए PWD का इस्टेब्लिश कर दिया गया। विडो रीमैरिज एक्ट ईश्वर चंद्र विद्यासागर के उसमें मतलब इसके लिए बहुत प्रयास किए थे इस एक्ट के लिए। 1856 में लॉर्ड कैनिंग थे उस वक्त। अब देखिए, इलाहाबाद क्वीन विक्टोरिया का मैनिफेस्टो, जो क्रांति हो गया 1857 का, उसके बाद क्वीन विक्टोरिया मैनिफेस्टो पढ़ा गया 1 नवंबर 1858 को, तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। लॉर्ड कैनिंग अब वायसराय बना दिए गए थे। ठीक है, तो ये प्रयागराज में हुआ था ये दरबार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वहीं फर्स्ट वायसराय कौन बना था? तो कैनिंग। 1 नवंबर 1858। वहीं क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन कहाँ? तो इलाहाबाद में। राइट टू अडॉप्ट हेयर इन द प्लेस ऑफ ओन सन, तो इसी का पूरा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पे बवाल हुआ था कि अपने दत्तक पुत्र को आप लोग राजा नहीं बना सकते हैं। आपका अगर पुत्र नहीं है तो अब वो इंग्लैंड के हिस्से में आ जाएगा आपका राज्य। तो क्वीन ने कहा कि चलिए आप लोग अपना अपना बना लीजिए, अपने जिसको चाहते हैं उसको राजा बनाइए, बाकी जितना जो हो गया वो हो गया, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। क्वीन विक्टोरिया वहीं एम्प्रेस कब घोषित की गई? तो 1877 में क्वीन विक्टोरिया को इंडिया का एम्प्रेस घोषित कर दिया गया। गवर्नर जनरल हैज़ अबॉलिश स्लेवरी। स्लेवरी किसने अबॉलिश किया? तो लॉर्ड एलन बैरो ने, इनका स्लेवरी एक्ट 5 ऑफ 1843 के थ्रू। लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडी अलायंस से जुड़े हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट से जुड़े हैं। लॉर्ड डलहौजी जो हैं ये उससे जुड़े थे, कौन सा? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और लॉर्ड कैनिंग किससे जुड़े हैं? लॉर्ड कैनिंग जो हैं वो पहले मतलब वायसराय हैं। और मास्टरली इनएक्टिविटी से कौन जुड़ा है? तो सर जॉन लॉरेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस नॉट करेक्टली मैच इसमें बताना है, तो लॉर्ड कैनिंग नहीं, लॉर्ड जॉन लॉरेंस जुड़े हैं मास्टरली इनएक्टिविटी से, बाकी सारे चीज़ें सही हैं। परमानेंट सेटलमेंट कितनी बार बताया जाए? कॉर्नवालिस। विलियम बेंटिक जो थे 17th रेगुलेशन ऑफ 1829, ये सही स्टेटमेंट है। हेस्टिंग्स जो थे सेकेंड एंग्लो मराठा वक्त नहीं थे, थर्ड एंग्लो मराठा के वक्त से हेस्टिंग्स थे। वेलेस्ली सब्सिडरी अलायंस वाले थे और कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट वाले थे। आगे बढ़ते हैं। पेशवाशिप कब एबॉलिश हुआ? तो 1818 में पेशवाशिप एबॉलिश हो गया। नेगोशिएटेड सबऑर्डिनेट अलायंस 1817-18 में, तो ये चार्ल्स मेटकाफ थे जिन्होंने सबऑर्डिनेट अलायंस ऑफ 1817-18 विद प्रिंसली स्टेट ऑफ राजपुताना के साथ इन्होंने नेगोशिएशन किया था। तो चार्ल्स मेटकाफ थे उस वक्त। लॉर्ड हेस्टिंग सॉट टू इम्पोज ब्रिटिश पैरामाउंट इन इंडिया फॉर विच सेपरेशन ऑफ मराठा एंड पिंडारीज वाज एसेंशियल। तो मराठा और पिंडारी के क्रश करने के लिए राजपूताना स्टेट्स का हेल्प लिया गया था। तो चार्ल्स मेटकाल्फ को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि राजपूताना को मनाइए इसके लिए।
ठीक है, नॉट करेक्टली मैच। तो सर जॉन शोर एंग्लो नेपाल के वार के वक्त नहीं थे, वो थे हेस्टिंग्स थे, सिर्फ हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग नहीं, सिर्फ हेस्टिंग। लॉर्ड कॉर्नवालिस सही है, वेलेस्ली वाला सही है, हेस्टिंग वाला भी सही है, ठीक है, इसके वक्त भी यहीं थे। एंग्लो नेपाल वॉर 1814 में हुआ था, कोई रिजल्ट नहीं निकला। सेकेंड एंग्लो में तो फिर ये 1815 में हुआ था। इसमें क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ सुगौली साइन हुआ। इसमें क्या हुआ, अल्मोड़ा और कुमाऊं में मेजर जनरल ऑक्टरलोनी ने वीर गोरखा सरदार से ले लिया, वीर गोरखा सरदार अमर सिंह से ले लिया ऑक्टरलोनी ने, और फोर्ट ऑफ मालवा भी ले लिया। ब्रिटिश आर्मी 30 माइल से दूर था काठमांडू से एनेक्स करने में। तो नेपाल ने ट्रीटी ऑफ सुगौली साइन किया 1815 में, और कुमाऊं, गढ़वाल और शिमला यानी कि आज का उत्तराखंड और हिमाचल ये अपने में ले लिया, नेपाल के अधीन मतलब उस वक्त था, तो ये अपने में मिला लिया इन लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। तो लॉर्ड एलन बैरो एनेक्सेशन ऑफ सिंध, लॉर्ड डलहौजी एनेक्सेशन ऑफ अवध, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के वक्त सही है ये बात। ये डलहौजी अवध के वक्त थे, एलन बैरो सिंध के वक्त थे, गलत दे दिया है। और जॉन शोर इस वक्त नहीं थे, थर्ड एंग्लो मराठा के वक्त हेस्टिंग्स थे। नॉट करेक्टली मैच्ड है इसमें से कौन सा, तो लिट्टन का जो था ना बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, ये लिट्टन नहीं थे, सेकंड एंग्लो अफगान वॉर के बाद लिट्टन थे। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर तो 1839 से 42 के बीच में हुआ था, तब जनरल ऑकलैंड थे। और इसके बाद सिंध भी इसी टाइम पे हुआ था, एलन बैरो इसके बाद आए थे, लॉर्ड ऑकलैंड के बाद, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। मास्टरली इनएक्टिविटी, वहीं अपने जॉन लॉरेंस मास्टरली इनएक्टिविटी पॉलिसी को लाए थे। ये वर्ड मेनली JSWS वाइली के द्वारा यूज़ किया गया था एडिनबर्ग रिव्यू आर्टिकल में, ठीक है। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, इसके लिए मेयो जाने जाते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन 1870 में हुआ था। फर्स्ट सेंसस भी मेयो के वक्त हुआ था 1872 में, लेकिन रेगुलर सेंसस 1881 में रिपन के वक्त हुआ था। हुआ तो वही सेंसस वाला इसको सवाल मेयो के वक्त ही हुआ था। सेम सवाल, वाइसराय वॉज मर्डर किया गया था मेयो का अंडमान जेल में, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा नया है। फर्स्ट गवर्नर जनरल जो थे वो किल हो गए थे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, वॉक पे गए थे, तो एक प्रिजनर जो था इनको मार दिया। लॉर्ड मेयो के रिजोल्यूशन 1870 में जो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन था इनका, तो क्या कहता था, फर्स्ट स्टेप दैट बाइफर्केटेड सेंट्रल एंड प्रोविंशियल फाइनेंस, सही बात है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर एम्पावर्ड टू एडमिनिस्टर सर्टेन सर्विसेज, सही बात है। इट अटेम्प्टेड टू रेक्टिफाई एग्जिस्टिंग इम्पेरिटी को दूर करने की कोशिश की गई। फोकस्ड ऑन एक्चुअल नीड ऑफ द प्रोविंसेस, सही बात है। 1 2 3 4 चारों सही है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में क्या हुआ था, लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन हुआ था। इसी की वजह से शायद मेयो भी अपना रिजोल्यूशन 1870 में लेके आए, जो कि फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ था। Prompted by administrative efficiency, financial constraint opted to transfer the control of certain administrative department, including education, medical service, road to provincial government. Marked the inception of local financial management. मतलब लोकल लोगों को भी इंक्लूड करो अपने में ताकि अच्छे से मैनेज हो सके सब कुछ। To ensure fiscal stability, provinces government were granted authority to rely on local taxation for balancing their budget. Lord Mayo resolution has delineated. Local interest, supervision and care are necessary to success in the management of fund devoted to education, sanitation, medical relief and local public works. The operation of this resolution in its full meaning and integrity will afford opportunity for the development of self-government, for strengthening municipal institution, for the association of native and European to a greater extent and hither to in administration of affairs. So वही basically financial administration, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्पिरिटेड फॉरवर्ड पॉलिसी अफगान के खिलाफ कौन गवर्नर जनरल शुरू किया था, तो ये लिट्टन के वक्त ही दूसरा वॉर हुआ था, तो 1876 में लिट्टन बना था, तो फॉरवर्ड पॉलिसी लेके आया और मास्टरली इनएक्टिविटी को हटा दिया, ठीक है, लिट्टन। एग्रेसिव पॉलिसी कौन लेके आया था, तो लिट्टन। नॉट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, लिट्टन। तो लिट्टन स्टैच्यू कमीशन से एसोसिएटेड है, आर्म्स एक्ट से भी एसोसिएटेड है, इल्बर्ट बिल से नहीं है, ये रिपन का काम है। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से भी यही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में सारा प्रेस इसने बंद करवा दिया, सिर्फ अंग्रेजी प्रेस ही चल सकता है, बाकी सब पे रेगुलेशन लगवा दिया और बंद ही करवा दिया। इंडियन आर्म्स एक्ट 1818 में 78 में आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी 1878 में आया था। गैगिंग एक्ट भी इसको कहते हैं। The act was discriminatory as it did not apply to the British, Anglo-Indian, European, certain government personnel. Famine courts were given by अच्छा ये फेमाइन कमीशन था, जो स्टार्ची कमीशन था ये फेमाइन कमीशन था, ठीक है, 1878 में जो आया था। और इल्बर्ट बिल तो 1883 में लॉर्ड रिपन के वक्त
हुआ था, जिसमें ये था कि इंडियन जजेस जो हैं वो ब्रिटिश ऑफेंडर्स, जो ब्रिटिश क्रिमिनल हैं, उनको ट्रायल पे मतलब सुना सकेंगे उनके खिलाफ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो इसका विरोध हुआ था इस बिल का बहुत ज़्यादा कि कैसे ये इंडियंस हम लोग को कैसे ट्राई करेंगे, इनके पास बुद्धि ही नहीं है। तो इसका बहुत बवाल हुआ था, तो ये भी बाद में हटा दिया गया था। लॉन्गेस्ट टेन्योर ऑफ वाइसराय के तौर पे सबसे लंबा लॉर्ड कर्जन 7 साल तक वाइसराय बन के रहे। लॉर्ड डफरिन 4 साल, लॉर्ड हार्डिंग 6 साल 10 से 16 और मेयो 3 साल। मेयो का तो मर्डर ही हो गया था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया वर स्ट्रेंथन इन 1882। तो ये रिपन ने कुछ अच्छे काम किए थे क्योंकि लिबरल पार्टी से थे। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ग्लैडस्टोन थे ब्रिटेन के 1880 में। तो ये फ्रीडम के सपोर्टर थे, इसलिए ये भारत का भला करने की कोशिश करते थे। रिपन वांटेड टू डेवलप म्यूनसिपैलिटीज़ इन द कंट्री, ठीक है। और मई 1882 को ही इन्होंने क्या किया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए अनाउंसमेंट कर दिया। इल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी बता ही दिए हैं कि मतलब कि इंडियन मजिस्ट्रेट जो हैं वो यूरोपियंस को ट्रायल करेंगे, तो ये नहीं जमा अंग्रेज़ों को। लॉर्ड रिपन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंकरेजिंग लोकल, ये तो पता ही है आप लोगों को, हम बता ही दिए हैं। आगे चलते हैं, जल्दी रिवाइज करते हैं। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 में आया था। तो इस वक्त कौन थे गवर्नर जनरल? रिपन। तो रिपन ने क्या किया, चिल्ड्रन बिलो 7 ईयर ऑफ एज को मना ही कर दिया कि नहीं, फैक्ट्री में नहीं जाना है। और एम्प्लॉयमेंट 7 से 12 साल के बच्चों का 9 घंटे से ज़्यादा नहीं रहेगा और 4 दिन महीना ऑफ भी मिलेगा लोगों को। तो यही फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट के बारे में। पास टू व्यू द फिक्स द वेज ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर एंड टू अलाउ वर्कर टू फॉर्म ट्रेड यूनियन। सही बात है। एन.एम. लोखंडे पायनियर इन ऑर्गेनाइजिंग द लेबर मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। सही बात है। एन.एम. लोखंडे लेबर मूवमेंट या फिर कास्ट मूवमेंट से भी जुड़े हुए थे, मतलब सोशल मूवमेंट से भी जुड़े हुए थे एन.एम. लोखंडे। तो उसमें फैक्ट्रीज एक्ट में एक और बात थी कि डेंजरस मशीनरी के पास अच्छे से उसको फेंस किया जाएगा ताकि कोई पहुंच ना पाए उसके पास, मतलब उससे कोई ख़तरा ना हो। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सेम सवाल, लॉर्ड रिपन। कई सारा सवाल इसमें रिपीट होता है ना, तो इसीलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये लिटन के वक्त ये सही नहीं है। सब्सिडी अलायंस सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको कहते हैं? तो रिपन को कहते हैं। क्लाइव डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल। बेंटिक इंग्लिश एजुकेशन लेके आया था। चार्ल्स मेटकाल्फ प्रेस रेस्ट्रिक्शन हटाया था। कर्जन पार्टीशन ऑफ बंगाल कराया था। 1765 में लॉर्ड क्लाइव इम्प्लीमेंटेड डुअल गवर्नमेंट, ठीक है। और मैकॉले 5/7/1835 को प्रपोजल दिया था कि इंग्लिश विल बी द लैंग्वेज ऑफ हाई लेवल एडमिनिस्ट्रेशन। लॉर्ड डलहौजी वहीं डायरेक्टर बेंटिक 37 से। रिपन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। कर्जन डिवीजन ऑफ बंगाल। अब देखिए कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें क्या है, इसमें प्रॉपरली सही मैच कौन सा है? तो रेगुलेटिंग ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। लॉर्ड एलन बैरो एनेक्सेशन ऑफ सिंध के वक्त थे और इन्हीं के वक्त स्लेवरी को वो किया गया था, इलीगल भी घोषित किया गया था। द मेजर इवेंट इन द टेन्योर वाज बैन ऑफ स्लेव ट्रेड, ठीक है। स्टार्टिंग ऑफ सिविल सर्विसेज की भी स्टार्ट की गई थी इस वक्त लॉर्ड एलन बैरो के वक्त, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फोर्ट विलियम कॉलेज इन कैलकाटा, ये सब वेलेस्ली के वक्त किया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज वेलेस्ली के वक्त बनाया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कब इस्टेब्लिश हुआ? तो कर्जन के वक्त। और इसके पहले गवर्नर जो थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के डायरेक्टर जो पहले थे, न्यू डायरेक्टर जनरल 1901 में जॉन मार्शल को बनाया गया था, जो कि चार्ज लिए थे 1902 में। बना दिया गया था 1901 में, 1902 में चार्ज लिए थे। और पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट इसको कहा जाता था, तब अलेक्जेंडर कनिंघम इसको हेड करते थे 1861 के टाइम पे, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड कर्जन, वहीं सेम सवाल, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी वहीं कर्जन। आगे बढ़ते हैं। डिपार्टमेंट आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1871 और अर्ल ऑफ मेयो वाज द गवर्नर जनरल एट द टाइम। ड्यूक ऑफ आर्जाइल जॉन डगलस कैम्बेल वाज सेक्रेटरी। अच्छा, ये मेयो के वक्त डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे इस्टेब्लिश हुआ था 1871 में, ठीक है। और ये सवाल छत्तीसगढ़ पीसीएस ने कैंसिल कर दिया था क्योंकि इसमें मेयो वगैरह का नाम नहीं था, तो इसलिए। आगे बढ़ते हैं। एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट, तो ये लॉर्ड कर्जन का के वक्त हुआ था 1904 में, ठीक है। 5000 पाउंड जो है ये इन्होंने वो दिया था, अनुदान दिया था एंशिएंट मॉन्यूमेंट की सुरक्षा के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, ठीक है। और 1902 में डायरेक्टर जनरल का चार्ज लिए थे
जॉन मार्शल, जो कि बनाया गया था 1901 में, जिनको डायरेक्टर जनरल। कर्जन एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया टू डेट ऑफ औरंगजेब, बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा था। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स भी बनाया गया था कर्जन के वक्त ही, नवंबर 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प बनाया गया था। मेजर डीएच कैमरून उसके कमांडेंट थे, और महाराजा प्रताप सिंह ऑफ इधर, गुजरात में इधर जगह है, तो वहाँ पे ऑनररी कमांडेंट महाराजा प्रताप सिंह को बनाया गया था, और डीएच कैमरून को इसका कमांडेंट बनाया गया था इंपीरियल कैडेट कॉर्प का। लॉर्ड कर्जन 1899 से 5, लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1931, और लॉर्ड इरविन 1926 से 1931। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन 1905, लॉर्ड कर्जन डिसाइड टू रीअरेंज द प्रोविंशियल बाउंड्री, सही बात है। अ न्यू प्रोविंस वाज कॉन्स्टिट्यूटेड कॉल्ड ईस्ट बंगाल एंड असम, सही बात है, डिवीजन तो करने ही जा रहा था 1905 में। ट्रू रिगार्डिंग लॉर्ड कर्जन, इंग्लिश एम्पायर ऑन ग्रेनाइट रॉक, इस्टेब्लिशिंग इंग्लिश एम्पायर ऑन ग्रेनाइट रॉक, सही बात है। अनाउंसमेंट ऑफ कैलकाटा म्यूनिसिपल एक्ट, ये भी सही बात है। कैलकाटा म्यूनिसिपल एक्ट 1894, जिसको मैकेंजी एक्ट ऑफ 1899 भी कहते हैं। आगे बढ़े तो स्ट्रेटेजी ऑफ डिवाइड एंड रूल कौन कौन किया था? इस कर्जन भी किया था, मिंटो भी किया था, वैसे तो सब किए थे, लेकिन ये दोनों जो हैं खुल के एकदम डिवाइड किए थे। ये क्या किया था? ये हिंदू मुस्लिम किया था, ये बंगाल किया था, बंगाल, ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। इन माई बिलीफ Congress is tottering to its fall, and one of my greatest ambition while in India is to assist it to a peaceful demise। तो ये लॉर्ड कर्जन का स्टेटमेंट है, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरल कोलाज टू कॉन्कर मुस्लिम एंड मेक देम अगेंस्ट कांग्रेस, ये किसकी दिमाग की उपज है? तो ये लॉर्ड मिंटो ने ये किया था 1909 में, ठीक है। ओनली जूइश वायसराय आज तक कौन बना? तो लॉर्ड रीडिंग बने थे जूइश वायसराय 1921 से लेकर 1926 तक, ठीक है। और इनका भी अपना एक इतिहास रहा है। सॉलिसिटर जनरल है 1910 में, 1912 में कैबिनेट रैंक मिल गया इनको, लॉर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंग्लैंड बने 1913 में, और 1921 में हाईएस्ट पोस्ट मिला इनको, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के वक्त वारेन हेस्टिंग्स थे। वर्नाकुलर प्रेस के वक्त कर्जन नहीं थे, लिट्टन थे, और ये तो सही है, ये भी सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को गैगिंग एक्ट भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ? सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, समाचार, इन सारे अखबार को वो किया गया, बंद करवाया गया। नॉट करेक्टली मैच्ड, ये सब क्रांतिकारी अखबार थे ना, तो इससे ब्रिटिश को डर लगता था कि ज़्यादा वो ना हो जाए, उनके बारे में ज़्यादा पता ना चल जाए लोगों को। सप्रेशन ऑफ ठगी, विलियम बेंटिक, एल्बर्ट बिल रिपन के वक्त। रिंग फेंस पॉलिसी वारेन हेस्टिंग का था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वहीं अपने लिट्टन। ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली वाज अफेक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड हार्डिंग। तो ये जो ट्रांसफ़र हुआ था ना, ये लॉर्ड हार्डिंग, वायसराय हार्डिंग 2 के दौरान 1911 में अनाउंसमेंट हुआ था इसका, दिल्ली दरबार के वक्त, दिल्ली दरबार द थर्ड के वक्त। और इसमें पार्टीशन ऑफ बंगाल को भी रिजेक्ट कर दिया गया। अब देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये तो पता ही है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कब हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल भी बता ही दिया। सोशल रिफॉर्म के लिए बेंटिक को जाना जाता है, डुअल गवर्नमेंट क्लाइव, ये भी पता ही है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से रिलेटेड कौन सा गवर्नर जनरल है? तो इसमें कौन दिख रहा है? तो सर कॉर्नवालिस था उस वक्त। 1833 से रिलेटेड कौन दिख रहा है? 1833 के आसपास ये डलहौजी, 1849 के आसपास ये गवर्नर जनरल। 1858 से रिलेटेड इसमें कौन गवर्नर जनरल है? तो ये मिंटो हैं। और फिर उसके बाद ये 1935 से रिलेटेड कौन इसमें गवर्नर जनरल है? तो वेबल 1944 के आसपास गवर्नर जनरल बने थे। तो ये एक्ट है जिसके बाद ये लोग गवर्नर जनरल बने थे। बस यही ये सवाल पूछ रहा है इतना लंबा चौड़ा। संबलपुर 1849, सतारा 1848, अवध 1856, झांसी 1854। अगले सवाल पे चलते हैं, आखिरी सवाल होगा ये लग रहा है। अरेंज देम इन सही ऑर्डर में। मर्जर ऑफ पंजाब 1849, झांसी 1854 में, और बर्मा 1886 में। सिक्किम का पूरा मर्जर तो नहीं हुआ था, लेकिन दार्जिलिंग वगैरह जो था वो 1835 में ले लिया गया था। 1850 में कुछ एडिशनल टेरिटरी डलहौजी लिया उसमें से, सिक्किम से ही, तो सिक्किम का कुछ कह नहीं सकते हैं, तो इसलिए इसका आंसर नहीं बन पाया। 1835 भी है, 1850 भी है। 1849 में तो पंजाब पूरा मर्ज हो गया, झांसी भी पूरा मर्ज हो गया, और बर्मा भी पूरा मर्ज हो गया 1886 में। राय बहादुर खान बहादुर किसको टाइटल मिला था? तो ये सब टाइटल जो थे 1857 रिवॉल्ट के वक्त फॉर सप्रेसिंग द रिवॉल्ट नेटिव रूलर्स और ज़मींदार और लॉयल लोगों को ब्रिटिश ने दिया था। और ये टाइटल जो थे मतलब 1859 और 60 के दौरान दिया गया था लोगों को। तो इस वक्त कैनिंग थे गवर्नर जनरल, तो वहीं वाइसराय थे, तो वहीं दिए होंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू। अब अगले वीडियो में मिलते हैं लेक्चर 5 के। ये थोड़ा लंबा था क्योंकि इसमें 128 क्वेश्चन थे। चलिए
जल्दी जल्दी हम लोग रिवाइज़ कर लेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच।